गांव में बारिश का मौसम शुरू हो चुका था। सूरज नाम का एक ईमानदार लकड़हारा अपनी पत्नी गंगा के साथ एक पुराने कच्चे घर में रहता था। घर की छत से पानी टपकता था और दीवारें कमजोर थीं। गंगा, सुन, आज बारिश तेज हो सकती है, लेकिन मुझे जंगल जाना ही पड़ेगा। कल का बचा हुआ आटा खत्म हो गया है और सेठ हरकिशन का कर्ज भी बढ़ता जा रहा है। अगर मैं आज काम पर नहीं गया तो कल चूल्हा कैसे जलेगा? आप हमेशा कर्ज और चूल्हे की ही बात करते हो। मैं जानती हूँ कि हमारी हालत ठीक नहीं है, लेकिन इतनी बारिश में जंगल जाना खतरनाक हो सकता है। रास्ते में कीचड़ है, पेड़ गीले हैं, कुल्हाड़ी फिसल सकती है। मुझे आपकी चिंता होती है। क्या आज एक दिन आराम नहीं कर सकते? गंगा, आराम करने से पेट नहीं भरता। मैंने सोचा है कि रोज थोड़ी थोड़ी सूखी लकड़ियां जमा करूं तो बारिश के बाद अच्छे दाम मिल सकते हैं। अभी बाजार में सूखी लकड़ी कम है। अगर मैं सूखी लकड़ी का बंडल बनाकर बेचूं तो हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे और पैसा आएगा तभी तो सेठ जी का कर्ज चुकाएंगे। लेकिन जी, कर्ज चुकाने के लिए जान जोखिम में डालना ठीक नहीं। आप जानते हो ना सेठ हरकिशन कैसा आदमी है। कल वो गली में कह रहा था कि जो कर्ज नहीं चुकाता उसका हिसाब अलग तरीके से लिया जाता है। मुझे डर लगता है कि कहीं वो हमें परेशान न कर दे। गंगा, तू चिंता मत कर। मैंने कभी किसी का पैसा दबाया नहीं है। सेठ जी ने हमें मुश्किल समय में कुछ रुपए दिए थे, इसलिए मैं उनका हर पैसा ब्याज समेत चुकाऊंगा। बस थोड़ा समय चाहिए और मैं वादा करता हूँ कि जंगल में पूरी सावधानी रखूंगा। सिर्फ सूखी डालियां काटूंगा, गीली लकड़ी नहीं। ऐसा काम जिसमें ज्यादा खतरा हो वो नहीं करूंगा। आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन शाम से पहले घर लौट आना। मैं आपका इंतजार करूंगी। घर का ध्यान मैं रख लूंगी। छत से पानी टपक रहा है, इसलिए नीचे बर्तन रख दूंगी। बस आप अपना ख्याल रखना। सूरज ने कुल्हाड़ी उठाई और घर से निकल गया। रास्ते में कीचड़ था और हल्की बारिश हो रही थी। कुछ दूर चलने पर उसे उसका पड़ोसी और दोस्त केशव मिला। अरे सूरज भाई, इतनी बारिश में कहाँ जा रहे हो? मैं तो सोच रहा था कि आज तुम घर पर ही रहोगे। इस मौसम में तो मजदूर भी काम पर नहीं जाते। केशव, मजदूर चाहे कोई भी हो, काम तो करना ही पड़ता है। मैं जंगल जा रहा हूँ, कुछ सूखी लकड़ियां काट कर लानी है। कल बाजार ले जाकर बेचूंगा तो घर का खर्च निकलेगा। और तुझे पता है, मेरा सपना है कि मैं लकड़ियों का छोटा सा व्यापार खड़ा करूं। उसके लिए मुझे रोज मेहनत करनी होगी। सपना तो अच्छा है भाई, लेकिन इस बारिश में लकड़ियां गीली होंगी, ग्राहक भी कम मिलेंगे। फिर भी तुम हिम्मत नहीं हारते, यही तुम्हारी खासियत है। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे पास कोई अच्छा काम हो, लेकिन दिहाड़ी के भरोसे ही जिंदगी चल रही है। केशव, दिहाड़ी भी काम है, लेकिन अगर हम थोड़ी समझदारी से काम करें तो बचत भी कर सकते हैं। मैं सोच रहा हूं कि अगर मेरे पास एक नई कुल्हाड़ी और एक छोटी हाथ गाड़ी हो तो मैं एक बार में ज्यादा लकड़ियां बाजार तक ले जा सकूंगा। इससे मेरी कमाई बढ़ेगी और मैं सेठ जी का कर्ज भी जल्दी चुका पाऊंगा। फिर हम दोनों मिलकर कुछ और कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी सोच है, लेकिन सेठ हरिकिशन बहुत चालाक है। वो ब्याज के नाम पर गरीबों को निचोड़ता है। तुम समय पर कर्ज चुका देना, वरना वो कुछ भी कर सकता है। मुझे उसकी बातों पर भरोसा नहीं। मैं समझता हूं केशव, इसलिए मैं कोई भी काम छोटा नहीं समझता। अगर भगवान ने चाहा तो बारिश के बाद मेरी मेहनत रंग लाएगी। और हाँ, अगर तुझे भी मेरे साथ काम करना हो तो बता देना। मैं अकेले से ज्यादा 2 लोगों के साथ काम करना पसंद करूंगा। जरूर भाई, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा। बस आज मुझे अपने खेत पर थोड़ा काम है। कल से मैं तुम्हारे साथ जंगल चला करूंगा। और हाँ, जंगल में संभल कर जाना। दोनों ने एक दूसरे से विदा ली। सूरज जंगल की ओर बढ़ गया। जंगल का रास्ता पथरीला और फिसलन भरा था। सूरज ने एक पुराना सूखा पेड़ देखा और उसकी डालियां काटने लगा। वो सिर्फ सूखी डालियां ही काटता था ताकि लकड़ी जलाने में अच्छी लगे। करीब 2 घंटे मेहनत करने के बाद उसने लकड़ियों के बंडल बनाए। बारिश तेज हो गई थी, इसलिए उसने जल्दी से बंडल सिर पर उठाए और घर की ओर चल पड़ा। शाम तक वो घर पहुंच गया। गंगा दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। आ गए आप? मैं कब से राह देख रही थी। बारिश भी बहुत तेज हो गई थी। मुझे डर लग रहा था कि कहीं रास्ते में गिर न गए हो। जल्दी से अंदर आइए। हाँ गंगा, आज रास्ता बहुत खराब था। कीचड़ में पैर फिसल रहे थे, लेकिन कुछ अच्छी सूखी लकड़ियां मिल गईं। अगर कल बारिश रुक गई तो बाजार ले जाऊंगा। एक बंडल का अच्छा दाम मिल गया तो घर का खर्च निकल आएगा। फिर सूरज घर के अंदर जाता है। आज घर में सिर्फ चावल और नमक है, दाल नहीं है, इसलिए मैंने सादा चावल बनाया है।
आप बुरा मत मानना। गंगा, सादा चावल भी बहुत होता है जब पति पत्नी साथ में खाते हैं। कल भगवान ने चाहा तो दाल भी आ जाएगी। तू चिंता मत कर, हमारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। मैं कल बाजार जाकर लकड़ियां बेचूंगा और चावल दाल जरूर लाऊंगा। आपकी बात सुनकर मन को थोड़ा सुकून मिलता है। मैं सोच रही थी कि अगर हम हर दिन का हिसाब लिखकर रखें तो शायद खर्च समझ में आए, जैसे आज हमने कितना खर्च किया और कितना बचाया। इससे हमें पता रहेगा कि कर्ज कैसे जल्दी चुकाना है। ये तो बहुत अच्छी बात है गंगा। पैसे का हिसाब रखना बहुत जरूरी है। बिना हिसाब के पैसा हाथ से निकल जाता है और पता ही नहीं चलता। कल से हम हर आमदनी और खर्च का हिसाब एक कागज पर लिखेंगे। इससे हमें बचत करने में भी आसानी होगी, और जब बचत होगी तो सेठ जी का कर्ज भी जल्दी चुकेगा। मैंने सोचा है कि घर के लिए जो जरूरी सामान है उसी पर खर्च करूंगे, बाकी पैसा अलग रखूंगे। पहले सेठ जी का छोटा हिस्सा चुकाएंगे, फिर घर की मरम्मत कराएंगे। आपको पता है, छत से पानी टपकता है तो मुझे रात में नींद नहीं आती। अगर छत ठीक हो गई तो मैं चैन से सो पाऊंगी। तू बहुत समझदार है गंगा। भगवान ने मुझे तेरे रूप में बहुत बड़ा सहारा दिया है। मैं वादा करता हूँ कि जल्दी ही हमारी छत ठीक होगी और तुझे चैन की नींद आएगी। अब चल खाना खा लेते हैं, फिर आराम करते हैं। कल मुझे बाजार भी जाना है। दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। रात गहराने लगी थी और बाहर बारिश की आवाज आ रही थी। सूरज चारपाई पर लेटा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो सोच रहा था कि कैसे अपनी लकड़ियों का छोटा सा व्यापार बढ़ाए। अगली सुबह बारिश कुछ कम हुई थी। सूरज ने लकड़ियों को घर के अंदर सूखी जगह पर रखा और बाजार जाने की तैयारी करने लगा। गंगा, आज मैं बाजार जाऊंगा। अगर लकड़ियां अच्छे दाम पर बिकी तो चावल और दाल जरूर लाऊंगा। तू घर का ध्यान रखना। छत से पानी टपक रहा हो तो बर्तन सही जगह रख देना। आप चिंता मत कीजिए, मैं घर संभाल लूंगी। बस आप जल्दी लौट आना। बाजार में ग्राहक कम होंगे क्योंकि बारिश के कारण लोग घरों से कम निकलते हैं, लेकिन मुझे भरोसा है कि आपकी लकड़ी अच्छी है, इसलिए कोई ना कोई खरीदेगा जरूर। बिल्कुल, मेरी लकड़ियां सूखी हैं और जलाने में अच्छी हैं। जिसे जरूरत होगी वो खरीदेगा ही, और मैं किसी को गीली लकड़ी नहीं बेचूंगा। ईमानदारी से कमाई करूंगा तो ग्राहक भी बार बार आएगा। यही तो व्यापार की असली बात है। सूरज लकड़ियों का गट्ठर लेकर बाजार पहुंचा। बाजार में सन्नाटा था। कुछ ही दुकानें खुली थीं। सूरज ने एक सूखी जगह पर लकड़ियां रखीं और ग्राहक का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद एक अधेड़ उम्र का आदमी उसके पास आया। उसके कपड़े अच्छे थे और वो संपन्न घर का लग रहा था। वो सूरज की लकड़ियों को ध्यान से देखने लगा। भैया, ये लकड़ी कितने की है? देखने में तो अच्छी लग रही है। सेठ जी, एक बंडल 50 रुपए का है। ये बिल्कुल सूखी लकड़ी है। जलाने पर धुआं कम होगा और आंच अच्छी देगी। मैंने खुद इन लकड़ियों को चुना है। बारिश के मौसम में सूखी लकड़ी मिलना मुश्किल है, इसलिए थोड़ा दाम ज्यादा है, लेकिन आपको पूरा फायदा मिलेगा। 50 रुपए तो ज्यादा नहीं है। बाजार में लोग 40 में भी दे रहे हैं। मैंने सुना है कि कुछ लोग गीली लकड़ी को सूखी बताकर बेचते हैं। तुम्हारी लकड़ी देखकर लगता है कि सच में सूखी है, लेकिन दाम कुछ कम करो तो मैं खरीद सकता हूँ। सेठ जी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। हो सकता है कोई 40 में दे रहा हो, लेकिन मेरी लकड़ी पूरी तरह सूखी है। मैंने बारिश में भीगने से बचाकर रखी है। अगर आपको लगता है कि दाम ज्यादा है तो आप कहीं और देख सकते हैं। मैं किसी को धोखा नहीं देना चाहता। मेरे लिए ग्राहक का भरोसा सबसे बड़ी कमाई है। तुम्हारी बात सच लगती है। मैं रघुवीर प्रसाद हूँ। मेरी लकड़ी की एक छोटी सी दुकान है। मुझे हर हफ्ते अच्छी सूखी लकड़ी की जरूरत होती है। अगर तुम मुझे नियमित माल दे सको तो मैं तुम्हारे साथ काम कर सकता हूँ। और हाँ, मैं उचित दाम दूंगा, क्योंकि अच्छे माल की कीमत होती है। सेठ जी, मैं तो बस एक गरीब लकड़हारा हूँ। मैं रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाता हूँ। अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। मैं कभी गीली लकड़ी नहीं दूंगा और समय पर माल पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। बस आप मुझ पर भरोसा कीजिए। यही तो मुझे चाहिए। आजकल लोग जल्दी पैसा कमाने के लिए गीली लकड़ी बेच देते हैं। इससे ग्राहक परेशान होते हैं और दुकान का नाम खराब होता है। मैं चाहता हूँ कि मेरी दुकान का नाम खराब ना हो, इसलिए मैं सिर्फ भरोसेमंद आदमी से ही मान लूंगा। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सूरज है सेठ जी। मैं सुखपुर गांव का रहने वाला हूँ। मेरी पत्नी गंगा और मैं एक छोटे से कच्चे घर में रहते हैं। मेरे ऊपर सेठ हरकिशन का कुछ कर्ज भी है।
मैं मेहनत करके वो कर्ज चुकाना चाहता हूँ। आपका साथ मिला तो मेरी बहुत मदद होगी। सूरज, मैं तुम्हें हर हफ्ते 20 बंडल सूखी लकड़ी का ऑर्डर दूंगा। हर बंडल का दाम 50 रुपए तय रहेगा। अगर लकड़ी सच में अच्छी निकली तो मैं तुम्हें थोड़ा बोनस भी दूंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें समय पर माल पहुंचाना होगा। अगर देर हुई तो मेरा नुकसान होगा। सेठ जी, मैं वादा करता हूँ, चाहे कितनी भी बारिश हो, मैं समय पर लकड़ी पहुंचाऊंगा। मैं अपना पूरा ध्यान इसी काम में लगाऊंगा और हिसाब किताब भी पूरा रखूंगा। आपका भरोसा मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। रघुवीर प्रसाद ने सूरज की आंखों में ईमानदारी देखी। उसने सूरज को कुछ पैसे एडवांस में दिए और अपनी दुकान का पता बताया। फिर उसने बाजार से चावल, दाल, नमक और थोड़ा तेल खरीदा। कुछ पैसे उसने सेठ हरकिशन का कर्ज चुकाने के लिए अलग रख लिए। घर पहुंचते ही गंगा ने देखा कि सूरज के चेहरे पर आज एक अलग ही चमक है। उसके हाथ में सामान भी था। आज तो लगता है अच्छी खबर लाए हो। चेहरा देखकर ही पता चल रहा है कि कुछ अच्छा हुआ है। जल्दी बताओ क्या बात है। हाँ गंगा, आज भगवान ने हमारी सुन ली। मुझे एक सेठ मिले हैं, रघुवीर प्रसाद जी। उन्होंने मुझे हर हफ्ते 20 बंडल लकड़ी का ऑर्डर दिया है। हर बंडल 50 रुपए का मिलेगा। उन्होंने कुछ पैसे एडवांस भी दिए हैं। मैंने सोचा कि अब हमें रोज का हिसाब लिखना चाहिए। इससे हमें पता रहेगा कि कितना बचा और कितना खर्च हुआ। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं आज से ही एक कागज पर हर खर्च लिखूंगी। जितना बचेगा उतना अलग रखूंगी। पहले हम सेठ हरकिशन का कर्ज चुकाएंगे, फिर घर की छत ठीक कराएंगे। और हाँ, मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा सा अनाज भी बचा कर रखें, ताकि कभी मुश्किल आए तो काम आए। तुमने बहुत अच्छा सोचा गंगा। अगर हम बचत करेंगे तो आने वाले दिनों में हमें दूसरों से उधार नहीं लेना पड़ेगा। मैं भी अपनी कमाई का हिसाब रखूंगा। और हाँ, केशव को भी साथ लूंगा तो उसका भी भला होगा। अकेले से ज्यादा 2 लोग मिलकर काम करेंगे तो माल भी ज्यादा तैयार होगा। केशव भाई अच्छे इंसान हैं। वो हमेशा आपकी मदद करते हैं। उन्हें साथ लेना ठीक रहेगा। बस ये ध्यान रखिए कि सबको उनकी मेहनत का सही हिस्सा मिले। किसी का पैसा न दबाइए। तू बिल्कुल सही कहती है। मैं सबको उनकी मेहनत का पूरा पैसा दूंगा। हिसाब में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। अब चल खाना बना लेते हैं। आज दाल भी बनेगी और चावल भी। बहुत दिनों बाद अच्छा खाना मिलेगा। जरूर। आज मैं आपके लिए गरम गरम दाल चावल बनाती हूँ। आप थक गए होंगे। पहले हाथ मुंह धोने जे, मैं तब तक खाना तैयार करती हूँ। शाम को सूरज और गंगा ने साथ बैठकर पूरे दिन का हिसाब लिखा। गंगा ने बताया कि कितने रुपए का सामान आया और कितना बचा। सूरज ने भी लकड़ी के ऑर्डर का हिसाब लिखा। दोनों को लग रहा था कि अब उनकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने वाली है। लेकिन अगले दिन सुबह सेठ हरिकिशन अचानक सूरज के घर आ गया। उसके चेहरे पर गुस्सा और घमंड था। उसके साथ उसका एक नौकर भी था। सूरज, बाहर निकल। मेरा पैसा कब देगा? मैंने सुना है कि तू अब अच्छी कमाई करने लगा है, फिर भी मेरा पैसा नहीं चुका रहा। क्या तू मुझे उल्लू बना रहा है? सूरज और गंगा बाहर आए। सूरज ने सेठ हरिकिशन को प्रणाम किया। गंगा डर के मारे पीछे खड़ी हो गई। सेठ जी, मैं आपका पैसा जरूर चुकाऊंगा। मुझे अभी कुछ काम मिला है। कल ही मुझे कुछ एडवांस मिला था। उसमें से कुछ रकम मैं आपको आज ही दे सकता हूँ। बाकी रकम अगले हफ्ते तक देने की कोशिश करूंगा। आप भरोसा रखिए। बहाने मत बना। पिछले 3 महीने से तू सिर्फ टाल रहा है। मैंने तुझ पर एहसान किया था, इसीलिए पैसे दिए थे। अब तू मुझे उल्टा सबक सिखाना चाहता है। मुझे पूरा पैसा चाहिए, ब्याज समेत। नहीं तो मैं सरपंच से शिकायत करूंगा और तेरे घर का सामान कुर्क करा दूंगा। सेठ जी, हम गरीब जरूर हैं लेकिन बेईमान नहीं है। हम आपका पैसा पूरा चुकाएंगे। बस हमें थोड़ा समय दे दीजिए। मेरे पति दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अभी उन्हें एक अच्छा काम मिला है। अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। आप तो समझदार हैं, थोड़ा दया कीजिए। दया? मेरे व्यापार में दया नहीं चलती। मैंने भी तुम्हें पैसे दिए थे, वो भी बिना किसी गारंटी के। अब मुझे अपना हक चाहिए। तुम्हारे पति ने कहा था कि जल्दी चुकाएगा, लेकिन 3 महीने से एक पैसा नहीं आया। अब मैं और इंतजार नहीं करूंगा। सेठ जी, आप सही कहते हैं। मुझसे देरी हुई है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन आज मैं आपको 300 रुपए दे सकता हूँ। ये मेरे पास अभी पूरे हैं। बाकी रकम मैं अगले हफ्ते तक जरूर दे दूंगा। मैं वादा करता हूँ। अगर मैंने वादा नहीं निभाया तो आप जो चाहें कर लेना। 300 से क्या होगा? मेरा पूरा पैसा 2000 रुपए है। उस पर ब्याज अलग से बनता है। तू इतनी आसानी से नहीं निकल सकता। लेकिन ठीक है, आज 300 ले लेता हूँ। बाकी पैसा जल्दी दे, वरना अगली बार सीधे पंचायत में बात होगी। सूरज ने 300 रुपए सेठ हरिकिशन को दे दिए। सेठ हरिकिशन पैसे लेकर चला गया।
गंगा की आंखों में आंसू थे। सूरज ने उसे समझाया। गंगा, घबरा मत, हमने कोई गलत काम नहीं किया है, हम मेहनत कर रहे हैं, भगवान हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। मैं कल ही सरपंच रामनिवास जी से मिलूंगा और सारी बात साफ साफ बता दूंगा। वो समझदार है, जरूर कुछ रास्ता निकालेंगे। मुझे डर लग रहा है जी, सेठ हरकिशन कुछ भी कर सकता है। अगर उसने घर का सामान कुर्क करा दिया तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास इतना भी नहीं है कि दूसरा घर किराए पर ले सके। गंगा, भरोसा रख, मैं सरपंच जी से मिलूंगा। वो गांव के सम्मानित बुजुर्ग हैं। वो सेठ हरकिशन की असलियत जानते हैं और हमारी ईमानदारी भी जानते हैं। कल सुबह मैं उनके पास जाऊंगा, तो चिंता मत कर। अगले दिन सुबह सूरज सरपंच रामनिवास के घर पहुंचा। उसने उन्हें पूरी घटना बताई। ये भी बताया कि उसे अब रघुवीर प्रसाद जैसे नेक व्यापारी का सहारा मिल गया है। बेटा सूरज, मैं तुझे बचपन से जानता हूँ। तूने कभी किसी से झूठ नहीं बोला। मैं सेठ हरकिशन को भी जानता हूँ। वो ब्याज के नाम पर गरीबों को बहुत परेशान करता है, लेकिन तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आज ही सेठ हरकिशन को बुलाकर बात करूंगा। तू अपना काम ईमानदारी से करता रहे, मैं तेरे साथ हूँ। सरपंच जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मैं किसी से मदद मांगने नहीं आया था। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि मुझे काम करने का समय मिले। मैं अपना कर्ज पूरा चुका दूंगा। अगर आप सेठ जी को समझा दें तो मेरी बहुत मदद होगी। मैं जल्दी से जल्दी उनका पैसा चुकाना चाहता हूँ। बेटा, मेहनत का फल जरूर मिलता है। तू अपना काम जारी रख। मैं आज ही सेठ हरकिशन को बुलाता हूँ, वो मेरी बात मानेगा। और हाँ, तू रघुवीर प्रसाद के साथ अच्छा काम कर रहा है, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। गांव का नाम रोशन करने वाला बेटा है तू। सरपंच रामनिवास ने उसी दिन सेठ हरिकिशन को बुलवाया। सेठ हरिकिशन ने आते ही झूठी शिकायतें करनी शुरू कर दी, लेकिन सरपंच जी ने उसे अच्छी तरह समझाया। सेठ हरकिशन, तुम कर्ज दो और ब्याज लो, ये तुम्हारा काम है, लेकिन किसी को बेघर करने की धमकी देना गलत है। सूरज ने कहा है कि वो तुम्हारा पैसा चुकाएगा, उसे थोड़ा समय दो। अगर वो नहीं चुकाता तो मैं खुद पंचायत बुलाकर फैसला करूंगा। तुम्हें जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। सरपंच जी, मैं तो बस अपना हक मांग रहा हूँ। मैं भी गरीबों की मदद करता हूँ, लेकिन अगर मैंने पैसा नहीं मांगा तो मेरा व्यापार कैसे चलेगा? मुझे भी अपने परिवार का पेट भरना है। सूरज ने खुद कहा था कि जल्दी चुकाएगा, लेकिन 3 महीने हो गए। अब मैं क्या करूं? व्यापार चलाने के लिए ईमानदारी जरूरी है। तुम चाहो तो सूरज को थोड़ा काम करने दो। वो हर हफ्ते कुछ न कुछ रकम देता रहेगा। इससे तुम्हारा भी भला होगा और उसका भी। जबरदस्ती करने से किसी का फायदा नहीं होगा। मैं तुम्हें समझा रहा हूं, अच्छी तरह समझ लो। ठीक है सरपंच जी, आपकी बात मान लेता हूँ। मैं उसे 2 हफ्ते का समय देता हूँ। अगर उसने पूरा पैसा नहीं दिया तो मैं पंचायत से फैसला कराऊंगा। ये मेरी अंतिम शर्त है। सूरज को ये समय मिल गया। अब उसके पास अपनी मेहनत दिखाने का मौका था। उसने ठान लिया कि वो रघुवीर प्रसाद का पहला ऑर्डर समय से पहले पूरा करेगा। उसने अपने दोस्त केशव को साथ लिया। केशव ने उसकी मदद करने की हामी भर दी। दोनों सुबह जल्दी जंगल पहुंचे। बारिश अब भी कभी तेज तो कभी धीमी हो रही थी। दोनों ने सूखी डालियों की तलाश की। सूरज ने केशव को समझाया कि सूखी लकड़ी कैसे पहचानी जाती है। केशव, देख, ये डाली ऊपर से गीली दिख रही है, लेकिन अंदर से सूखी है। ऐसी लकड़ी जल्दी सूख जाती है और जलाने में अच्छी लगती है। हमें हमेशा ऐसी ही लकड़ी काटनी चाहिए जो सड़ी ना हो। सड़ी लकड़ी बेचने से ग्राहक का नुकसान होता है और हमारा भरोसा टूटता है। ये बात मेरे पिताजी ने मुझे सिखाई थी। तुम्हें लकड़ी की बहुत समझ है सूरज भाई, इसीलिए तो लोग तुम पर भरोसा करते हैं। मुझे भी ये सब सिखा दो, मैं भी तुम्हारे साथ काम करूंगा। पहले मैं सोचता था कि लकड़ी काटना बस कुल्हाड़ी चलाना है, लेकिन अब समझ आ रहा है कि इसमें भी बहुत समझदारी चाहिए। केशव, ये समझ मेरे पिताजी से मिली थी। वो कहते थे कि जंगल से हमें उतना ही लेना चाहिए जितनी जरूरत हो। पेड़ों को बिना वजह नहीं काटना चाहिए। इससे जंगल भी बचता है और हमारी रोजी भी चलती है। अगर हम पेड़ काटते रहेंगे तो जंगल खत्म हो जाएगा और फिर हमें लकड़ी ही नहीं मिलेगी। इसलिए हमेशा सोच समझकर काम करना चाहिए। ये बात तो मुझे आज पता चली। मैं भी अब हमेशा इसी तरह सोचूंगा। तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो सूरज भाई। भगवान तुम्हें जरूर सफलता देगा। अब चलो जल्दी से लकड़ियां काटते हैं, शाम से पहले घर भी लौटना है। दोनों ने मिलकर ढेर सारी सूखी लकड़ियां इकट्ठा की। सूरज ने उन्हें 20 बंडलों में बांधा। हर बंडल को रस्सी से अच्छी तरह कसा।
फिर दोनों बारी बारी से बंडलों को एक सूखी जगह पर ले गए। ये काम करने में उन्हें पूरा दिन लग गया। शाम तक दोनों थक गए थे, लेकिन सूरज के चेहरे पर संतोष था। केशव, अगर ये ऑर्डर समय पर पहुंच गया तो मैं तुझे भी मेहनत का हिस्सा दूंगा। तूने आज बहुत मेहनत की है, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। कल हम दोनों मिलकर ये माल रघुवीर जी की दुकान तक पहुंचाएंगे, फिर देखेंगे कि कितना पैसा मिलता है। पहले ये काम पूरा कर लो, पैसे की बात बाद में करेंगे। मैं तो बस तुम्हारा साथ देने आया हूँ। तुमने मुझे हमेशा सम्मान दिया है, यही मेरे लिए काफी है। और हाँ, अगर तुम्हारा काम बढ़ेगा तो मेरा भी भला होगा। हम दोनों मिलकर गांव का नाम रोशन करेंगे। तू सच्चा दोस्त है केशव। भगवान करे हमारी दोस्ती हमेशा ऐसी ही बनी रहे। अब चल घर चलते हैं, गंगा हम दोनों का इंतजार कर रही होगी। आज तू भी मेरे घर खाना खाकर जाना। गंगा ने दाल चावल बनाया होगा। जरूर चलता हूँ। गंगा भाभी के हाथ का खाना खाने का मौका कहाँ मिलेगा। चलो, आज तुम्हारे घर ही खाऊंगा, फिर कल सुबह जल्दी उठकर दुकान चलेंगे। दोनों घर पहुंचे। गंगा ने केशव का स्वागत किया। तीनों ने साथ बैठकर खाना खाया। केशव ने सूरज की मेहनत की तारीफ की और फिर अपने घर चला गया। अगली सुबह सूरज और केशव ने मिलकर सारी लकड़ियों को लेकर रघुवीर प्रसाद की दुकान पर पहुंचा। रघुवीर प्रसाद ने सारी लकड़ियों को ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। सूरज, तुमने तो कमाल कर दिया। इतनी अच्छी सूखी लकड़ी मुझे महीनों बाद मिली है। तुमने अपना वादा निभाया। मैं तुम्हारी मेहनत से बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें अगले हफ्ते का ऑर्डर भी देता हूँ। और हाँ, हर बंडल के 50 रुपए के हिसाब से तुम्हारे 1000 रुपए बनते हैं। इसमें से मैं तुम्हें 200 रुपए बोनस भी दे रहा हूँ, क्योंकि तुमने समय से पहले माल पहुँचाया। सेठ जी, ये बोनस मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं इसका हिसाब जरूर रखूंगा। अब मैं अपना कर्ज भी जल्दी चुका पाऊंगा। आपने मुझ पर जो भरोसा किया है, मैं उसे कभी नहीं तोड़ूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा, मेहनत का फल हमेशा मिलता है। तुम दोनों मिलकर काम करो, गांव के और लोगों को भी साथ लो। लेकिन याद रखना, लकड़ी हमेशा सूखी और अच्छी होनी चाहिए। गीली लकड़ी से मेरी दुकान की बदनामी होगी। मैं ये बात साफ साफ कह रहा हूँ। सूरज ने रघुवीर प्रसाद से पूरे पैसे लिए। उसने केशव को उसकी मेहनत का हिस्सा दिया। फिर वो सीधे सरपंच रामनिवास के पास गया और सेठ हरिकिशन को बुलाने की बात कही। सरपंच ने सेठ हरिकिशन को बुलवाया। सूरज ने सेठ को 1000 रुपए देते हुए कहा, सेठ जी, ये आपके कर्ज का बड़ा हिस्सा है। बाकी रकम मैं अगले हफ्ते दे दूंगा। मैंने कहा था ना कि मैं आपका पैसा जरूर चुकाऊंगा। आज मुझे रघुवीर जी से अच्छा पैसा मिला है, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ। आप मुझ पर भरोसा रखिए। देखो सूरज, मैं बुरा आदमी नहीं हूं, बस हिसाब किताब का मामला है। तुमने आज जो ईमानदारी दिखाई है, उससे मुझे भी थोड़ी समझ आई है। बाकी रकम पर मैं ज्यादा ब्याज नहीं लूंगा, सिर्फ असल रकम लौटा देना। मुझे खुशी है कि तुम मेहनत करके आगे बढ़ रहे हो। सेठ जी, इस समझदारी के लिए धन्यवाद। मैं अगले हफ्ते तक बाकी रकम जरूर चुका दूंगा। मैं चाहता हूं कि हमारा रिश्ता अच्छा रहे। आपने मुश्किल समय में मेरी मदद की थी, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं हमेशा आपका आदर करूंगा। सेठ हरिकिशन के मन में भी बदलाव आया। उसने सूरज को आशीर्वाद दिया और भविष्य में कभी मदद की जरूरत हो तो आने को कहा। सूरज ने सिर झुकाकर धन्यवाद कहा। अब सूरज के पास कर्ज का बोझ नहीं था। वो पूरी मेहनत से अपने छोटे से व्यापार को बढ़ाने लगा। गंगा ने घर की मरम्मत के लिए पैसे अलग रखे। कुछ ही दिनों में कारीगरों ने घर की टूटी छत ठीक कर दी। अब बारिश का पानी अंदर नहीं टपकता था। गंगा ने एक दिन सूरज से कहा, जी, आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि हमारा घर भी एक सही घर जैसा लगने लगा है। छत से पानी नहीं टपक रहा, दीवारें भी साफ दिख रही हैं। आपने देखा कितना अच्छा लग रहा है। मुझे तो अब रात में चैन की नींद आएगी। ये सब तुम्हारी समझदारी से हुआ है गंगा। तुम्हारी समझदारी और हमारी मेहनत ने ही हमें यहाँ तक पहुँचाया है। अब हमें कभी भी मेहनत और ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे तरह से सूरज का भाग्य बदल जाता है और वो अपना व्यापार करने लगता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? इसी प्रकार की शानदार वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।